ओके बेटा, आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, वो मैक्सिमम 90% आ जाता है सेशन में, तो वो मैं अटेम्प्ट करवाने वाली हूँ। क्वेश्चन बेटा ऐसे मोल्ड होकर भी कई बार आता है कि क्रिटिकल एग्जाम द ऑस्टन्स आर थ्योरीज ऑफ सब्जेंटी, जहाँ एग्जाम द ऑस्टन्स आर लीगल थ्योरी, मेक ए क्रिटिकल एवेल्युएशन मोनेस्टिक थ्योरी। आसन थ्योरी कह सकते हैं, लीगल थ्योरी कह सकते हैं, या मोनेस्टिक थ्योरी कह सकते हैं। जब बोल सकते हैं आप मेक अ क्रिटिकल एवेल्युएशन ऑफ जॉन आस्टन्स थ्योरी, जब वो एवेल्युएशन कहते हैं जहाँ कुछ भी है, ठीक है, तो जहाँ बोल देते हैं लिमिटेशन बताओ, तो आपने आस्टन कौन है, क्या थ्योरी है, उसके मेरिट डीमेरिट्स वगैरह और इम्पॉर्टेंस वगैरह सारा कुछ ही बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका आंसर। पहले तो हम ये समझेंगे कि सॉवरेनिटी क्या होती है आस्टन के अकॉर्डिंग, क्यों इसे मोनेस्टिक थ्योरी क्यों बोल देता है। मोनेस्टिक होता है कि हाँ, एक ही आदमी के हाथ में सारी पावर है, वही मल्टी प्रभु सत्ता है, डिटर्मिनेट है, कोई उसकी पावर जो है डिविजिबल नहीं है, फिक्स है, उसकी पावर अनलिमिटेड है, वो सभी को हुक्म दे सकता है बट किसी का भी हुक्म नहीं मानता। ठीक है, जैसे राजे महाराजे होते थे। एक्चुअली जो आस्टन था वो राजे महाराजे का कोई दोस्त था, कह लो, या लीगल एडवाइज़र था। तो फॉर दिस रीज़न वो चाहता था कि राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल रहे, उसका कोई भी विरोध ना करे। मीनिंग ऑफ मोनास्टिक और लीगल थ्योरी ऑफ sovereignty is that sovereignty is one and state has its a monopoly over it, and without state no other organization or institution can claim to be in the owner। सब्जेंटी का मोनेस्टिक या लीगल थ्योरी का मतलब है कि स्टेट के पास ही ये पावर है, इसके बिना और किसी के पास पावर नहीं है, स्टेट के पास ही है पावर। सब्जेंटी इज ऑलवेज डिटर्मिनेट होती है, इनडिवाइजिबल होती है, इसे कभी भी डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगर आप डिवाइड करते हो तो इट मीन्स ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो सुप्रीम पावर है, ये कानून बनाता है, सभी कानून इसका मानते हैं, ये आप किसी का कानून नहीं मानता। और इस पे के ऊपर कोई भी मॉरलिटी, पब्लिक ओपिनियन, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजियस कोई भी इसके ऊपर हावी नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन द सिंपल वर्ड्स द लीगल मोनास्टिक थ्योरी ऑफ द सब्जेंटी एक्सेप्ट सब्जेंटी एज एन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेट। इट इज़ अ फिक्स होती है, इनविजिबल होती है, अनलिमिटेड होती है, क्लियर होती है, और कोर्ट्स इसे रिकॉग्नाइज करती है। एवरी इंडिविजुअल इज़ बाउंड टू अबे, हर जो भी उस देश का वासी है उसे मानने के लिए रेडी होता है, कोई भी उसका विरोध नहीं करता। अगर वो विरोध करेगा उसका तो उसे सज़ा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी स्टेट के द्वारा। ये मोनास्टिक थ्योरी की परिभाषा है या मीनिंग कह लो। तो एक्सप्लेन ऑफ द आस्टन थ्योरी ऑफ द सॉवरेनिटी। सर जॉन Austin, as an eminent English jurist of the 19th century, was the professor of the jurisprudence in London University। क्योंकि इंग्लैंड में राजाओं का राज था, तो थोड़ा सा वहाँ पर रेवोल्यूशन हो गया था, लोग उसका विरोध करने लगे थे। तब आस्टन ने एक ऐसी थ्योरी दे दी कि नहीं भी, ये राजा ही सब कुछ है। His theory is the sovereignty is a legal theory of the sovereignty which is explained in his well-known book entitled Lecture of the Jurisprudence। सर जॉन आस्टन जो था इंग्लिश यूरिस्ट था, ठीक है, तो उसने कहा कि जो मैं थ्योरी बता रहा हूँ वो एक लीगल थ्योरी है। तो उसने इस थ्योरी के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अपनी बुक में लेक्चर ऑन द जूरिस्प्रूडेंस में दिया। तो कई कहते हैं कि ये आस्टन की थ्योरी नहीं, इससे पहले भी 15वीं-16वीं सदी में हाबस और बैंथम ने अपनी बुक लेवियाथन में ये जो इसके बारे में बताया था। तो आस्टन जो एक आप डेफिनेशन लिख सकते हो, लॉ इज़ ए कमांड गिवन बाय द सुपीरियर टू एन इन्फीरियर। कानून क्या है कि ऊंचे के द्वारा नीचे को दिया गया हुक्म होता है, सुपीरियर के द्वारा इन्फीरियर को दिया गया हुक्म होता है, वही लॉ है, वही सॉवरेनिटी है। ठीक है, जहाँ आप स्टार्टिंग लाइन जो एंड वाली लाइन लिख सकते हो, ठीक है, देन आफ्टर बता सकते हो आस्टन कौन है, कैसे उसने थ्योरी दी, आस्टन की डेफिनेशन दे सकते हो। देन आफ्टर जो आपने मीनिंग पढ़ा था ना, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग इसकी सारी जो करेक्टरिस्टिक्स
फीचर्स कह लो, नीचे सारा कुछ आएगा। आप पॉइंट्स याद रख लो, अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। सॉवरेनिटी इज़ अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट, ये जरूरी है किसी स्टेट के लिए। अगर स्टेट के पास ये चीज़ नहीं होगी तो राज होंद में नहीं आ सकता। हमारा इंडिया भी इसी तरह है ना, 4 तत्व होते हैं। एक तो होता है इलाका, टेरिटरी कह लो, ठीक है, पॉपुलेशन होती है, गवर्नमेंट होती है, और महत्वपूर्ण जो एलिमेंट होता है वो क्या, सॉवरेनिटी। The Austin theory of the sovereignty makes it clear that sovereignty is an essential element of the political community, which means state. In other words, there cannot be state in the absence of the sovereignty. जरूरी एलिमेंट है, तो आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं अगर sovereignty नहीं है तो स्टेट भी होंद में नहीं आ सकता। सेकेंड, सब्जेंट इन द स्टेट मस्ट बी डिटर्मिनेट होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू आसन, सब्जेंट इन द स्टेट मस्ट बी डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड देयर शुड बी नो डाउट अबाउट द पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन अमंग द पीपल। कहने का भाव कि वो सुपीरियर होना चाहिए, उसके हुक्म की पालना सभी करनी चाहिए। चाहे देश में पब्लिक ओपिनियन होती है, जनरल विल भी होती है, इलेक्टोरेट भी होती है, बट ये डिटर्मिनेट नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्स हैबिचुअल एविडेंस फ्रॉम द बल्क सोसाइटी। ये मैक्सिमम बल्क सोसाइटी थी, बहुत ज़्यादा सोसाइटी, मैक्सिमम लोगों के द्वारा उसके हुक्म माने जाते हैं। हम भी अपनी गवर्नमेंट में देखें तो कितनी करोड़ की आबादी है, तो सिर्फ ये मान लो 550 नियर अबाउट जो है जो कानून बना रहे हैं पूरे देश में, तो मैक्सिमम क्या उसके कानून को मान रहे हैं। पीपल लिविंग ऑन द टेरिटरी जो उस क्षेत्र में रहते हैं, देश में रहते हैं, ऑफ द स्टेट हैप्चुअली बे द ऑर्डर ऑफ द सर्जन। इट एम्प्लाइज दैट अ पर्सन हु कमांड्स ऑबिडेंस फ्रॉम द पीपल फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ बाय क्रिएटिंग फियर कैन नॉट बी रिगार्ड एज अ सर्जन। अगर थोड़े समय लिए डर के कारण किया तो सर्जन नहीं है, लोग उसका हुक्म मानते ही मानते हैं। सर्जन इज अनलिमिटेड, इसकी कोई सीमा नहीं होती। आस्टन इज ऑफ द ओपिनियन, जहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग हो जाता था, ठीक है, जहाँ पर हम इसकी क्रिटिसाइज भी करेंगे। आस्टन इज ओपिनियन, उसका विचार था कि सर्जन इज डिटर्मिनेट होती है, ह्यूमन सुपीरियर होती है, हु इज़ नॉट इन द हैबिट ऑफ द ऑबिडेंस टू लाइक ए सुपीरियर। हिज विल अप्लाइज टू ऑल इंडिविजुअल एसोसिएशन ग्रुप्स विदाउट एनी एक्सेप्शन ऑफ रिजर्वेशन। हिज कमांड्स में बी इमोरल और अगेंस्ट कस्टम्स। उसके हुक्म ऐसे भी हो सकते हैं कि मानो कि कोई उसे नहीं भी मानना चाहता, मान लो कि हम टैक्स नहीं देना चाहते तो भी हमें टैक्स देना ही पड़ता है, ठीक है। तो जो अनलिमिटेड वगैरह होती है, चाहे लोग एक्सेप्ट करें चाहे ना करें। सर्जन इज़ द ओनली सोर्सेस ऑफ लॉ, ये एक ही है, स्टेट ही है जो कानून बना सकती है, बाकी कोई इंस्टीट्यूशन कानून बना नहीं सकती। आस्टन डिफाइन लॉ एज अ कमांड गिवन बाय सुपीरियर टू एन इन्फीरियर, है ना। सिंस द सर्जन इज द ओनली डिटर्मिनेट बीइंग हु इज द सुप्रीम कैन द सोर्सेस ऑफ लॉ। और ये कहता है कि Austin does not consider morality, religion, custom, conversation, natural etc. सक्सेस ऑफ लॉ। ये कोई लॉ नहीं बना सकती, लॉ सिर्फ जो है स्टेट ही बना सकती है। सब्जेक्ट इज इंडिविजिबल, ये बांटी नहीं होती। जैसे प्लूरलिस्ट कहते हैं ना, बहुलवादी कहते हैं कि नहीं जो सत्ता है वो बटी हुई है, बट ये कहते हैं नहीं बटी नहीं हुई। अगर आप सत्ता को ही बांट दोगे तो इट मीन्स देश ही खत्म हो जाएगा। सब्जेंटी इज इंडिविजिबल, टू डिवाइड सब्जेंटी मीन्स टू डिस्ट्रॉय इट। ये इसके हो गए करेक्टरिस। नेक्स्ट हम इसी के अकॉर्डिंग इसका क्रिटिसिज्म करेंगे। पहला क्रिटिसिज्म है सब्जेंटी इज नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेट, ये प्लूरिस्ट बोलेंगे, ठीक है। कहता है सर हेनरी मेन जो है वो इसकी क्रिटिसिज्म कहता है कि इज़ ऑफ द व्यू दैट सब्जेंटी इज़ नॉट ऑलवेज डिटर्मिनेट, कि एक ही आदमी के हाथ में नहीं है ये पावर सारी। वी एक्सेप्ट दैट इन इंग्लैंड वी हैव किंग इन पार्लियामेंट, ये हम मानते हैं कि चलो, क्योंकि वो इंग्लैंड का था ना, तो उसने ये थ्योरी दी थी कि पार्लियामेंट क्या है, पार्लियामेंट का रोल क्या है, पार्लियामेंट की हो क्या, राज्य के समेत है, राज्य के बिना पार्लियामेंट कुछ भी नहीं है। कहता ठीक है जी, हम वहाँ पर तो बात मानते हैं, बट अब राज्यों का राज सिर्फ उस वही देश में रह गया, किसी और देश में नहीं है। लाइक इंडिया है, अमेरिका है, तो लॉ जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है। तो लॉ भी जो वही पास करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रिजेक्ट कर सकती है, ठीक है। तो फिर वो कैसे डिटर्मिनेट हो गया, आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है ये कहते हैं डिविजिबल है,
वो कहते हैं आस्टन का थ्योरी है कि जो इनडिविजिबल है, बट क्रिटिसाइजर कहते हैं कि नहीं, जो डिविजिबल है। रीज़न क्या है? डिविजिबल होता है बंटी हुई, कि हमारे मैक्सिमम देशों में फेडरल सिस्टम पाया जाता है। फेडरल होता है संघात्मक राज, तो हमारे सेंटर और जो यूनिट्स होती हैं, ठीक है, जैसे इंडिया है, सेंटर है, तो बाकी उसके 28 स्टेट्स वगैरह है, उसमें पावर डिवाइड हुई होती है। इसके बिना जो गवर्नमेंट के 3 पार्ट है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसमें भी पावर डिवाइड हुई होती है। सेंटर और फेडरल यूनिट्स में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में पावर डिवीजन होती है। नेक्स्ट है पर्सन ऑफ द सर्जन आर नॉट द अनलिमिटेड। कहता अक्सटन अकॉर्डिंग the sovereign is too absolute and dictatorial, but in reality he is subjected to the number of the limitation। तो ऑस्टन के अकॉर्डिंग तो राजे की उसने पॉइंट ऑफ व्यू दिया था कि राजा वो डिक्टेटर टाइप का है, एब्सोल्यूट है, वो हुक्म देता है बट आप किसी का हुक्म नहीं मानता। तो कहता है ऐसे अब पॉसिबल नहीं है, उसे इंडिविजुअल कस्टम्स, पब्लिक ओपिनियन, ये सभी का कहना मानना पड़ता है, इसे इग्नोर नहीं कर सकता। नेक्स्ट है लॉ आर नॉट ऑलवेज द कमांड ऑफ द सर्जन। जो कानून होते हैं हमेशा ये नहीं होता कि जो राजा है, परसत्ता है, उसी के द्वारा दिए गए हुक्म होते हैं। हमें बहुत सारे कस्टम, कन्वेंशंस ये भी देखने पड़ते हैं कि उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे कानून बनाते हैं। कैन इन फैक्ट द स्टेट रिकॉग्नाइज लॉ एंड सेफ गार्ड्स इट। लॉ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। कई बार तो वो कहते हैं कि जो लॉ थे ना ऑलरेडी सोसाइटी में थे, तो स्टेट इसलिए होंद में आया है ताकि उसकी रक्षा कर सके। देखो बेटा, जितने जितने मैं एक एक दो दो लाइनें मैं बता रही हूँ, बस आपने उतना ही लिखना है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि एवेल्यूएशन है तो एवेल्यूएशन में सारा कुछ लिखना पड़ेगा। Laws are obeyed because of their utility. Properly obey laws as a general rule, not because of the fear of punishment, but because of their the utility. The state has not stations the police everywhere, yeah, yet the people obey the laws because it is a good for them and for the society at the legal. Next है hindrance in the way of international cooperation. अगर यही माना जाए कि sovereignty सब कुछ है, ठीक है, तो इंटरनेशनल जो रूल रेगुलेशन है, ठीक है, जो ट्रीटीज़ है, वो फिर कौन फॉलो करेगा। Austin is of the view that the state is the sovereign both internally as well as externally, and it not bound to the controlled by the anybody from the within or outside. If this Austin concept is accepted, it will be decided lead to the great hindrance in the way of international cooperation, brotherhood, and international peace। गुरवीर दा फोन आउंडे, चुक लियो। It is against democratic principles. It is an age of the democracy where sovereign vests in the people. Austin rejects the theory of the papal sovereignty, but the reality is that no contemporary that can afford to ignore popular sovereignty। जैसे लिखा है कि वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, वी द पीपल ऑफ द इंडिया, वी द पीपल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो लोगों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। Austin ignores the political sovereignty. In the various democratic states in the world, political sovereignty is established in the form of public opinion, but Austin does not give any importance to political sovereignty. It is a dangerous theory. Austin's theory of sovereignty is dangerous because it is a promote dictatorship, absolutism. It is according with the society the rules of the various states can concentrate all powers in their hands. The theory is against the principle of equality. The theory of sovereignty advanced by Austinism divide the society into two components. Firstly, the person or the group of the person who wield the sovereignty, and secondly the people who obey। वो मानता है कि सिर्फ दो ही कैटेगरी के लोग होते हैं, एक जो हुक्म देता है, दूसरा जो हुक्म मानते हैं। बट हम डेमोक्रेटिक कंट्री में देखते हैं कि सभी लोग इक्वल है, इक्वल हैविंग इक्वल राइट्स हैं। द पीपल कैन चेंज दैम व्हेनेवर दे सो डिज़ायर। लोग अपनी सरकार को चेंज कर सकते हैं जब उसे लगता है कि वो ज़्यादा तानाशाही हो चुकी है।
क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी बाय द प्लूरिस्ट डू नॉट रिगार्ड द सॉवरेनिटी एज एब्सोल्यूट। जो प्लूरिस्ट है वो भी इसकी क्रिटिसिज्म करते हैं, वो कहते हैं ना तो ये एब्सोल्यूट है ना ही ये इनविजिबल है। अकॉर्डिंग टू द प्लूरिस्ट द स्टेट इज़ लाइक मैनी अदर ह्यूमन एसोसिएशन इन द सोसाइटी। लोगों को यही नहीं है कि राजनीति में इंटरेस्ट है, लोग धार्मिक सोसाइटी बनाते हैं, इकोनॉमिकली सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है, वेलफेयर सोसाइटी बनाते हैं, काफ़ी एसोसिएशन होते हैं, तो उसके प्रोग्रेस के लिए ये ज़रूरी होती है, तो सारी पावर उसमें बटी होती है। ये इसका क्रिटिसिज्म हो गया। आगे इसकी इम्पॉर्टेंस भी है जब हम एवेल्यूएशन करते हैं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमें लिखने पड़ते हैं, तभी मैं कहती हूँ सिर्फ 2-2 3-3 लाइनों में मस्ट होता है। तो इम्पोर्टेंस के आप जस्ट मैं पॉइंट्स देख लो कि स्टेट इज़ ओनली सोर्स ऑफ सलाह, वही बातें बार बार आएंगी, आप अपनी लाइन में 1-2 लाइन में लिख सकते हो। लर्न लॉज आर इन्फोर्स्ड ओनली बाय द स्टेट। स्ट्रेस मतलब जो सच्चाई है कि जो उसने थ्योरी दी थी कुछ फैक्ट्स है उसमें। स्ट्रेस ऑन द यूनिटी। एसोसिएशन आर नॉट इक्वल टू स्टेट। मान लो कि प्लूरस ने कहा कि बहुत सारी एसोसिएशन है बट उसके पास प्रभुसत्ता नहीं है, वो कानून नहीं बनाते, ठीक है। क्रिटिसिज्म बाय द फेडरलिस्ट इज़ नॉट वैलिड। तो कहते हैं कि प्रभुसत्ता बढ़नी होती है, पर नहीं, प्रभुसत्ता जो है जस्ट हमने पावर्स को थोड़ा डिवाइड किया है, लेकिन सवर्जेंटी को डिवाइड नहीं किया। जो पावर सवर्जेंटी है वो तो राज के पास ही है ना, सेंटर के पास ही है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास ही है, तो सिर्फ पावर्स को डिवाइड किया है सेंट्रल स्टेट में, जहाँ दूसरे कह लो जुडिशरी जुडिशरी में, एक्सिक्यूटिव में, ठीक है, सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। तो एंड में आप अपने अकॉर्डिंग सारा कंक्लूज़न निकाल सकते हो। आई होप आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक्स बेटा।